नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पर हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फोटोकेमिकल रिएक्शंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर मैं आपके साथ ऑलरेडी 7 लेक्चर्स शेयर कर चुकी हूँ। तो लास्ट के 7 लेक्चर्स का लिंक भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर शेयर कर दूंगी। अगर आपको लेक्चर्स की नीड है तो आप उस लिंक के थ्रू जाइएगा, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट चाहिए, पीडीएफ मटेरियल चाहिए, तो भी आप उस लिंक के थ्रू जाइएगा, आपको पीडीएफ मटेरियल एंड नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। ओके, तो देखिए अभी हम उनको साइड करके आज के पर्टिकुलर लेक्चर पर फोकस करते हैं। तो देखिए आज हम पहुंच चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 8 पे, और आज के इस 8th लेक्चर पे हमने एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन डिस्कस करनी है। एक में दो रीअरेंजमेंट रिएक्शन मैं आपको डिस्कस कराऊंगी, जो है आपकी फ्राइज एंड फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके, तो देखिए ना, फ्राइज एंड फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट दो डिफरेंट टाइप की रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, बट इनके बीच में जो डिफरेंस है वो एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, जिस वजह से मैं इन दोनों रिएक्शंस को, दोनों रीअरेंजमेंट रिएक्शन को आपको साथ में ही डिस्कस कराऊंगी। तो आसान सा हमारा लेक्चर रहने वाला है। अगर मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊं तो आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट के बारे में पूछा गया है। साथ ही साथ फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन आपने पर्टिकुलरली दो कंपाउंड पे, एस्टर एंड एनालाइट, दोनों के रिस्पेक्ट में बात करानी है। तो दोनों को मैं कवर करते हुए चलूंगी। ओके, तो देखो आसान सा लेक्चर है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कराऊंगी, थ्योरी, मैकेनिज्म, रिएक्शन एंड ऑल। साथ ही साथ इसकी एप्लीकेशन और जो बेसिक से डिफरेंस है अराइल एस्टर के केस में, एनालाइट्स के केस में कैसे फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी, सारी चीजें हम आज के लेक्चर्स पे कवर करेंगे। साथ ही साथ लेक्चर्स के जो नोट्स बनते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी। तो आसान सा लेक्चर है, नोट्स आपको बाद में मिल जाएंगे। जस्ट अब अभी आप अपने लेक्चर को सुनिएगा, डेफिनेटली आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो स्टार्ट करें लेक्चर को। चलिए ठीक है, लेक्चर को हम कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, जैसे मैं आपको हमेशा रिएक्शंस में बताती हूँ, मैं आपसे बोलती हूँ पहले आपको किसी भी रिएक्शन का ये पता होना चाहिए कि उस रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, क्या प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है, क्या रिएक्शन कंडीशन हो रही है। तो अगर आप ये बेसिक चीजें आपको नोन हो जाएंगी तो आप रिएक्शन बहुत आसानी से कर लेंगे। तो मैं आपको रिएक्शन कुछ इस तरीके से स्टार्ट करती हूँ। फर्स्टली बताती हूँ, इस पर्टिकुलर फ्राइज एंड फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन में कौन सी मॉलिक्यूल एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, कौन सी मॉलिक्यूल एज अ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, और कौन सी रिएक्शन कंडीशन आपको देनी है। तो देखो, पहले तो आप समझ चुके हैं कि फ्राइज एंड फोटोफ्राइज रिएक्शन जो है वो एक टाइप की रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है तो यहाँ जस्ट रीअरेंजमेंट होगा, नई चीज ना कोई ऐड होगी, ना रिएक्शन से कोई चीज बाहर जाएगी। यहाँ जैसे आपने क्या करना होगा, रीअरेंजमेंट करना होगा। इतनी चीज क्लियर आई। बाकी अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल और रिएक्शन कंडीशन की बात करूं, तो पहले यहाँ पर को रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बताया गया कि इस फ्राइज एंड फोटोफ्राइज रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रहते हैं वो क्या रहेंगे। हमने किसके लिए रिएक्शन देखनी है, एक बार अराइल एस्टर के लिए देखनी है, एक बार एनालाइट्स के लिए देखनी है। तो हम बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन में हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, एक बार अराइल एस्टर रहेगा, एक बार एनालाइट्स रहेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो, अगर मैं अभी, मैंने यहाँ सिर्फ अराइल एस्टर की बात की हुई है, ठीक है, अराइल एस्टर को फोकस करते हुए बोला है। तो ये बोल रहा है अराइल एस्टर जब आप एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये आपको एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि आपको हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेंगे, बट एक बार ऑर्थो पोजीशन में वाला कीटो मिलेगा, एक बार आपको पैरा पोजीशन का कीटो मिलेगा। तो ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन आपको ऑब्टेन होगा। ओके, अब दूसरी चीज, यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन कंडीशंस क्या होंगी, कौन सी कंडीशन में हम हमारी रिएक्शन को टेक्स प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन जो कंडीशन चलेगी वो होगी आपकी फोटोकेमिकल कंडीशन, यानी कि आपको पहले तो साफ साफ दिख रहा है ये जो फ्राइज फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन है वो आप फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं, और साफ साफ दिख रहा है फ्राइज एंड फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट में एक बेसिक सा डिफरेंस क्या है। फ्राइज रिएक्शन और फोटोफ्राइज में डिफरेंस ये है कि फोटोफ्राइज रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो होगी, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ HNO होगी। तो इसलिए हमने लिखा है कि रिएक्शन कंडीशन आपकी क्या होंगी, फोटोकेमिकल कंडीशन, यानी कि रिएक्शन में आपको फोटोन्स लेने होंगे, और फोटोन के साथ साथ आप लुईस एसिड भी लेंगे। तो यहाँ पे स्किप हो गया, लुईस एसिड की प्रेजेंस भी आप यहाँ पे लेंगे। इतनी चीज क्लियर आई। तो आपको जस्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, अपने प्रोडक्ट और रिएक्शन कंडीशंस को माइंड पर रखना है, बाकी चीजें आपकी खुद हो जाएंगी। देखो, आपको रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड रिएक्शन कंडीशन अगर पता हो तो रिएक्शन तो आप खुद भी कर सकते हैं, मतलब खुद भी नहीं करेंगे, मैं बताऊंगी, लेकिन जस्ट बोलने की बात है कि आप चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। ओके, इसके बाद एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, ये बोल रहा है ये जो रिएक्शन है फ्राइज एंड फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये किसने गिवन की थी, कितने दी थी। तो आपके एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल थियोफाइल फ्राइज, तो इन्होंने ये रिएक्शन दी थी। और देख सकते हैं ये आपकी एक नेमिंग रिएक्शन है, बिकॉज ये रिएक्शन का जो नाम है वो आपकी केमिस्ट के नेम पर बेस्ड है, इस वजह से हम इसे बोलते हैं, एक टाइप की नेमिंग रिएक्शन है जो है फ्राइज फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इतनी चीज क्लियर आई। तो फर्स्टली क्या, अपनी 4 पॉइंट अपने माइंड पर रखने हैं।
रिएक्शन किसने दी, क्या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, क्या प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है, क्या रिएक्शन कंडीशंस है। ओके, अब नाउ बात आती है कि देखो ना, अब मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन के थ्रू लेके चलती हूँ, देन मैं आपको इसका रिएक्शन मैकेनिज्म एंड ऑल दिखाऊंगी। तो फर्स्टली बात करते हैं डेफिनेशन की, तो पहले मैं आपको सिंपली बोल देती हूँ। डेफिनेशन में आपको क्या बताया जाएगा, डेफिनेशन में यही बताया जाएगा कि ये रिएक्शन, जैसे देखो फ्राइज एंड फोटो फ्राइज के लिए मैंने दो अलग अलग डेफिनेशन लिखी है। क्यों लिखी है, क्योंकि देखो पहले इनके बीच में जो माइन्यूट सा डिफरेंस आ रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो डिफरेंस बस इतना है, फ्राइज एंड फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन में, दोनों ही रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम मिलेंगे, दोनों के प्रोडक्ट मॉलिक्यूल सेम मिलेंगे, पर दोनों ही केस में रिएक्शन कंडीशन वरी हो जाएंगी। क्यों वरी हो जाएंगी, बिकॉज देखो फ्राइज रिएक्शन जो है वो एक टाइप की थर्मल रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी फोटोन्स एंड ऑल दिए नहीं जाते हैं, यहाँ आप रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कराएंगे, बट लुईस एसिड के साथ आप हीट का यूज करते हैं जब भी आप फ्राइज रिएक्शन की बात करते हैं। ओके, और दूसरी चीज, अगर आप फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन की बात करेंगे तो आपको पता है हम आगे से फोटो टर्म का यूज कर रहे हैं। इट मींस लुईस एसिड जो हमारी रिएक्शन कंडीशन के लिए एसेंशियल है, लुईस एसिड की प्रेजेंस में हमें रिएक्शन करानी है, बट इसके साथ हमको क्या लेने होंगे, फोटोन्स लेने होंगे। तो जब हम लोग हीट के बदले फोटोन्स का यूज करेंगे तो हमारी रिएक्शन फ्राइज के बदले क्या हो जाएगी, फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो बाकी चीजें आपके बिल्कुल सेम है, हमारी फ्राइज एंड फोटो फ्राइज रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल सेम मिल रहे हैं, बट दोनों की मैकेनिज्म वरी करेंगे। बिकॉज एक बार आप जो रिएक्शन कंडीशन ले रहे हैं उसमें आप थर्मल कंडीशन ले रहे हैं, लेकिन एक बार आप फोटो की कंडीशन ले रहे हैं। तो देखो थर्मल कंडीशन में जो रिएक्शन क्लीव होगी, मतलब ऐसे समझो मैंने क्या बोला, दोनों ही रिएक्शंस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल सेम होंगे, बट मैकेनिज्म वरी करेगी। मैकेनिज्म क्यों वरी करेगी, क्योंकि आपको पता है अगर हम लोग कोई भी रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में करते हैं तो हीट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है वो नॉर्मली प्रोसीड करती है। मतलब जब भी आप हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो आपको जो इंटरमीडिएट वगैरह मिलेंगे तो वो आपके कार्बोकैटायन एनाइन टाइप के होते हैं। ओके, लेकिन अगर आप अपनी रिएक्शन जो है वो फोटो की प्रेजेंस में करा रहे हैं, HNO की प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो आपको पता है HNO की वजह से जो क्लीवेज होती है वो होमोलाइटिक होती है, और होमोलाइटिक क्लीवेज की वजह से हमेशा रेडिकल एडर इंटरमीडिएट आपको ऑब्टेन होंगे। तो होता ये है कि दोनों के केस में रिएक्शन प्रोडक्ट तो आपके बिल्कुल सेम होता है, लेकिन मैकेनिज्म वरी करती है। बिकॉज जब भी आप फ्राइज की बात करते हैं तो आप थर्मल कंडीशन लेते हैं, और थर्मल कंडीशन में जो क्लीवेज होती है वो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होती है, और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होने की वजह से जो इंटरमीडिएट आपको मिलेंगे, क्योंकि रिएक्शन है तो रिएक्शन में रिएक्टेंट से डायरेक्ट तो प्रोडक्ट तो बनते नहीं है, रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा लेकिन बीच में आपको इंटरमीडिएट भी मिलेंगे। तो इंटरमीडिएट आपको पर्टिकुलरली थर्मल की कंडीशन में, आपको फ्राइज की कंडीशन में क्या मिलेंगे, कैटायंस या फिर एनाइंस, लेकिन फोटो की कंडीशन में क्या मिलेंगे, रेडिकल्स। बिकॉज फोटो मतलब क्या हो गया, फोटो मतलब क्या हुए, फोटोन्स हुए। फोटोन्स की वजह से जो क्लीवेज होती है वो होमोलाइटिक होती है, और होमोलाइटिक क्लीवेज मतलब रेडिकल्स का फॉर्मेशन। इतनी चीज क्लियर आई, तो बस इतनी चीज आपने माइंड पर रखनी है कि फ्राइज एंड फोटो फ्राइज में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। अब मैं आपको अगर डेफिनेशन के थ्रू लेके चलती हूँ तो सुनिएगा डेफिनेशन आपको क्या बोल रही है। तो फर्स्टली बात आती है फ्राइज रिएक्शन क्या होती है, देन हम बात करेंगे फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो देखो ये बोला फ्राइज रिएक्शन क्या है, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या है। तो ये बोला द रिएक्शन ऑफ एराइल एस्टर विद अ लुईस एसिड। लुईस एसिड आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे FeCl3 AlCl3 कुछ भी ले सकते हैं, टू गिव ए ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड फ्राइज रिएक्शन। तो देखो वही चीज तो बोली हमने, क्या बोला था, वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या हो, एराइल एस्टर हो, और रिएक्शन किसके साथ रिएक्ट हो रही होगी, रिएक्शन कंडीशन में क्या होंगे, लुईस एसिड होंगे, और इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने के बाद आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलेंगे, ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन अगर आपको मिल गए तो ये रिएक्शन होती है फ्राइज रिएक्शन। तो देखो कितना आसान है, आप बोलेंगे फ्राइज रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, फिर फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है जिसमें आपका एराइल एस्टर लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, और लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करके ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन करता है। इस टाइप की रिएक्शंस को आप बोलते हैं फ्राइज रिएक्शन या फिर फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके, नाउ फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होगी, बस यहाँ पे आप फोटो का एडिशन कर लेंगे। तो क्या बोल रहा है, when the same reaction is take place in the presence of UV light, और बोल सकते हो और in the presence of photon, but in the absence of catalyst, such type of reaction is called as the photo fries rearrangement reaction। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अगर ये सेम रिएक्शन आप टेक्स प्लेस कराओगे, अगर आप सेम रिएक्शन प्रोसीड कराओगे, लेकिन किसकी प्रेजेंस में कराओगे, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। यूवी लाइट मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन्स रेडिएशन। तो इस टाइप के रिएक्शन को आप बोलते हैं फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन।
लेकिन फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन में आपको कोई भी कैटलिस्ट की नीड नहीं होती है, ठीक है। तो कोई कैटलिस्ट वगैरह की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं होती, ये विदाउट कैटलिस्ट प्रोसीड करती है। तो ये चीज आपने माइंड पर रखनी है, ये बेसिक सी डेफिनेशन और ये एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट का माइंड पर रखेगा। तो कुछ इस तरीके से आपने डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है फ्राइज एंड फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन की, इतना कर लेंगे। नाउ देखो, अब मैं अगर आपके इसके रिएक्शन आपको शो कराऊं तो आप देख सकते हैं फ्राइज रिएक्शन में भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल सेम है, और फोटोफ्राइज में भी बिल्कुल सेम है। तो देखो क्या दिखा है, ये फ्राइज रिएक्शन है, इसमें आपको यहाँ पर को अराइल एस्टर दिख रहा है, ये अराइल हो गया, ये आपका एस्टर का ग्रुप हो गया। अराइल एस्टर की हमने रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, यानी कि हमने यहाँ पर को थर्मल कंडीशन दी, और इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एडिस FeCl3 एंड AlCl3 हमको रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिला, कैसे मिला वो तो मैकेनिज्म में देखेंगे। अभी क्या मिला वो जस्ट देखते हैं। हमको क्या मिला, एक मिला हमको ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटो, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोक्सी तो है और कीटो ग्रुप हमारी ऑर्थो पोजीशन में प्रेजेंट है, और दूसरा है हमारा पैरा हाइड्रोक्सी कीटो, यानी कि पैरा पोजीशन में हमारा कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमारे को क्या है, एक ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ, ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटो एंड पैरा हाइड्रोक्सी कीटो एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ। ओके, ये आपकी क्या है, फ्राइज रिएक्शन। अब मैं अगर इसे फोटो फ्राइज की बात करूं तो देखो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड प्रोडक्ट अभी भी बिल्कुल सेम है, लेकिन वरी कहा किया है इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन। यहाँ भी आपके FeCl3 वगैरह आएंगे, यहाँ भी आपके लुईस एसिड की प्रेजेंस होगी, लेकिन यहाँ थर्मल के बदले विदाउट एनी कैटलिस्ट हम लोग क्या लेंगे, फोटोन्स का यूज करेंगे। तो अगर हम जिस रिएक्शन में फोटोन्स को चेंज कर दे रहे हैं, फोटोन का एडिशन कर दे रहे हैं, तो हमारी रिएक्शन फ्राइज के बदले क्या हो जाएगी, फोटो फ्राइज, बिकॉज फोटोन का एडिशन हुआ है, दैट्स इट। ओके, बाकी चीजें तो एज इट इज है। तो ये रहती है आपकी फ्राइज रिएक्शन की रिएक्शन, मतलब फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन की रिएक्शन आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये रहेगी फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन की आप रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वही है, एराइल के साथ आपने एस्टर ग्रुप लगाया, इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन लिए हैं, FeCl3 AlCl3 आपने लिया, यानी कि लुईस एसिड लिया है। लुईस एसिड की प्रेजेंस में आके यहाँ पर रिएक्शन होगी, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से आपको ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे। ये रिएक्शन ही आपकी रहेगी फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये तो जस्ट हमने सिंपल सिंपल ऊपर ऊपर से देखा। अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, यानी कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है। तो इसका मैकेनिज्म सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी चीजों को आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि एक बार हमने ऑर्थो बनाना है, एक बार पैरा प्रोडक्ट बनाना है, तो दोनों प्रोडक्ट हमारे फॉर्म होते हैं, बट कैसे होते हैं वो सुनेगा। देन मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है वो डिस्कस कराऊंगी, देन हम इसके लिए एक एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। एंड देन सिमिलरली क्या है, जैसे हमने फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन किसके लिए देखी, एराइल एस्टर के लिए देखी, सिमिलरली हम लोग एनालाइट्स के लिए देखेंगे। तो यहाँ भी एनालाइट्स के लिए पूरा देखने की जरूरत नहीं है, आपके एनालाइट्स और एराइल एस्टर में एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है इनके बीच में भी। तो आपने एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा छापना नहीं है आपने, आपने जिस वो जो बेसिक सा डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी उसको ऐड करना है, और देन फाइनली हम अपने लेक्चर को फिनिश कर डालेंगे, ठीक है। तो सुनेगा, आसान सा है। तो देखो मैकेनिज्म आपको क्या बोल रही है, सुनेगा, ठीक है। तो देखिए, अब मैकेनिज्म की बात करते हैं तो देखो बहुत सिंपल आपकी मैकेनिज्म है, बहुत आसानी से आपको डेफिनेटली क्लियर आएगी, बस आपको थोड़ी सी चीजों को सुनना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है हम ये जो फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इसमें हमको एंड में क्या है, दो प्रोडक्ट मिल रहा है। अब देखो हम एक ही मैकेनिज्म को जा रहे हैं, एक ही रूट से जा रहे हैं, लेकिन एक ही रूट के थ्रू दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक ऑर्थो का प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक पैरा का प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये कब आपको ऑर्थो का प्रोडक्ट मिलेगा, कब पैरा का प्रोडक्ट मिलेगा, इसको सुनना पड़ेगा आपको, कि कौन सा बॉन्ड आप तोड़ोगे तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे तो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे बस आपको चीजों को समझने की जरूरत है, बाकी आपकी मैकेनिज्म बहुत आसान है, ठीक है। अब कैसे आसान है मैं आपको समझाती हूँ। देखिए फर्स्टली आप क्या करेंगे, मैकेनिज्म कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेंगे। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका क्या है, अराइल एस्टर, ये आपका अराइल ग्रुप हो गया, ये आपका एस्टर ग्रुप हो गया। तो हमने हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया विच इज अराइल एस्टर, ठीक है। अब इस अराइल एस्टर को हमने क्या करना है, आपको पता है हम फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कराएंगे, यहाँ पे फोटोन्स का यूज करेंगे। तो मैंने रिएक्शन कंडीशन पे लिया फोटोन, ओके। अब देखो ना, आपको पता है ये भी कि हम एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन की खास बात क्या होती है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन की खास बात ये होती है कि इस रिएक्शन को कराते टाइम ना आपको बाहर से कोई स्पीसीज को ऐड करना है, ना अंदर के स्पीसीज को आपने बाहर भेजना है। आप क्या करेंगे, ना बाहर से कुछ लेंगे, ना अपना कुछ बाहर देंगे। आप क्या करेंगे, अपने ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज किसकी प्रेजेंस में कर रहा है, फोटोन की प्रेजेंस में कर रहा है। तो देखो फोटोन का क्या काम होता है, ये चीज आपको समझना है। देखो फोटोन का कोई भी काम नहीं होता, फोटोन कोई रिएक्शन वगैरह नहीं कराता, फोटोन जस्ट रिएक्शन में जो बॉन्ड होता है उनको क्लीव करने का काम करता है। तो फोटोन का यहाँ पे क्या काम है, क्लीविज का काम है। और फोटोन
फोटोन जो बॉन्ड क्लीवेज करता है वो कैसे कराता है, होमोलाइटिक कराता है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर रिएक्शन कंडीशन में हमें फोटोन दिया है तो फोटोन की वजह से कोई रिएक्शन नहीं होती, फोटोन की वजह से सिर्फ क्लीवेज होती है। क्लीवेज होती है वो भी होमोलाइटिक क्लीवेज होती है। तो अब हमने क्या कराना है, हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में बॉन्ड को क्लीव करना है, वो भी कैसे करना है, होमोलाइटिक करना है। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज किसकी कराएंगे, बिकॉज आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड है। तो अब कौन से बॉन्ड को क्लीव करेंगे, तो देखो यहाँ पे आपने जो बॉन्ड क्लीव करना है वो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का करना है। ओके, आपको दो रेडिकल्स चाहिए, आप कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीव करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखो ना, अगर आप यहाँ पे कार्बन एंड कार्बन की, ये कार्बोनाइल ग्रुप तो ब्रेक नहीं होगा, हमको क्या करना होगा, ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड को तोड़ना होगा या कार्बन एंड कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ना होगा। तो देखो कार्बन एंड कार्बन के बीच का बॉन्ड हम नहीं तोड़ सकते, क्यों, क्योंकि देखो ये सारे के सारे बॉन्ड आपके कैसे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड मतलब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग है, जिस वजह से क्या है, ये बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, क्यों होता है समझ में आ रहा है, क्योंकि ना देखो कार्बन एंड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बराबर है, दोनों सेम टाइप के एटम है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वो इक्वल होगी। तो इक्वल शेयरिंग की वजह से ये बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्गर होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन की बात करूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इस कार्बन एंड ऑक्सीजन में से जो ऑक्सीजन एटम है ये तो आपका बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इस बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इक्वली शेयर नहीं होंगे, उनमें से वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन के और शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब ऑक्सीजन के नियर ही दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इसकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन कम होंगे, बिकॉज ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और कार्बन आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, जिसकी वजह से यहाँ पे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये बॉन्ड आपका क्या हो जाता है, वीकर हो जाता है, और ये बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्गर हो जाता है, जिस वजह से हम कार्बन एंड ऑक्सीजन के बॉन्ड को यहाँ पे क्लीव करते हैं। इतनी चीज क्लियर है। अब हमको क्या करना है, सिंपली कार्बन एंड ऑक्सीजन के बॉन्ड को क्लीव करना है। ठीक है, अब क्लीवेज करनी है वो भी होमोलाइटिक करनी है, तो होमोलाइटिक मतलब इक्वल क्लीवेज होना और दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को दोनों एटम के ऊपर शिफ्ट करना। तो अगर आप इस कार्बन एंड ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो आपको पता है रेडिकल्स ऑब्टेन होंगे। तो एक रेडिकल हमारा कुछ इस टाइप का होगा जिसे आप बोलेंगे फिनॉक्सी रेडिकल, एक हमारा COCH3 रेडिकल होगा जिसे आप बोलेंगे एसिटाइल रेडिकल। तो दो रेडिकल हमको रिएक्शन कंडीशन में ऑब्टेन हो गए। अभी तक इतनी चीज समझ में आई। अब देखो ना, इन दो रेडिकल्स के थ्रू ही हमने अपनी रिएक्शन करानी, ये दोनों रेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कैसे, पहले सुनिएगा, इन दोनों रेडिकल्स को हम कंबाइंडली एक नाम देते हैं, इन्हें बोलते हैं सॉल्वेंट केज, और ये टर्म आपने याद रखना है बिकॉज इस टर्म का यूज हम आगे करेंगे थ्योरी पे। तो अभी जस्ट इतनी बात करते हैं, ये दोनों रेडिकल्स को हम क्या करते हैं, बोलते हैं सॉल्वेंट केज, और इन दोनों रेडिकल्स के थ्रू ही हमारी रिएक्शन प्रोसीड होती है। कैसे होती है, देखो ना, आप रिएक्शन जब मैं अगर आपकी मैकेनिज्म को आगे कंटिन्यू करना चाहूंगी तो पहले मैं अपने सॉल्वेंट केज में जो पहला रिएक्टेंट, पहला रेडिकल है जिसे आप बोल रहे हैं फिनॉक्सी रेडिकल, इस फिनॉक्सी रेडिकल को यहाँ पे लूंगी। तो देखो मैंने पहले फिनॉक्सी रेडिकल लिया, अब इस फिनॉक्सी रेडिकल में मैं हमारे दूसरे रेडिकल जो है आपका एसिटॉक्सी रेडिकल, इस एसिटाइल, तो देखो अब जब मैं अपनी मैकेनिज्म को आगे कंटिन्यू करूंगी तो मैकेनिज्म हमारी आगे कंटिन्यू कैसे होगी, आपने कुछ नहीं करना, आप अपने सॉल्वेंट केज में जो पहला वाला रेडिकल है उस रेडिकल को उठाएंगे और इस रेडिकल की रिएक्शन कराएंगे अपने दूसरे रेडिकल के साथ, यानी कि सॉल्वेंट केज में जो दो रेडिकल आपके ऑब्टेन हुए थे, इन दोनों ही रेडिकल्स को अब आपस में रिएक्ट करना है। अब आप बोलेंगे इन दोनों को आपस में रिएक्ट करना है तो पहले भाई बॉन्ड तोड़ा ही क्यों, देखो हमने क्या बोला, ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, यहाँ पे हमने चीजों को रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज कब करेंगे, जब हम बॉन्ड को तोड़ेंगे, जब मैंने यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ा तभी जाके तो मैं इस पोर्शन को, ये जो बॉन्ड मेरा बाहर निकला हुआ है, इस बॉन्ड को दूसरी पोजीशन में जाके अप्रोच कराऊंगी, दूसरी पोजीशन में जाके रीअरेंज कराऊंगी। तो हमने क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है, इस वजह से मैंने यहाँ से इसे बॉन्ड को तोड़ा और बॉन्ड तोड़ने की वजह से मुझे दो रेडिकल मिले। अब इन दो रेडिकल का मैं दोबारा से रीअरेंजमेंट कराऊंगी, दोबारा से एडिशन कराऊंगी, बट एक नई पोजीशन में कराऊंगी। ठीक है, अब कौन सी पोजीशन, देखो हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिल रहा है, एक पैरा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो अभी फर्स्टली हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो ऑर्थो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो देखो माइंड पर रखना, अगर हमने ऑर्थो प्रोडक्ट बनाना है तो मैं जो ये इसका एडिशन कराऊंगी, ये जो हमारा COCH3 रेडिकल है इसका जो एडिशन कराऊंगी वो कौन सी पोजीशन में कराऊंगी, ऑर्थो पोजीशन में कराऊंगी। ठीक है, अब कैसे कराऊंगी, तो देखो ऑर्थो पोजीशन में मुझे अगर इसका एडिशन कराना है तो मुझे ऑर्थो पोजीशन में एक रेडिकल चाहिए, बिकॉज रेडिकल को तो रेडिकल के साथ ही एडिशन करा सकते हो, रेडिकल का एडिशन कहीं पॉजिटिव नेगेटिव स्पीसीज के साथ तो नहीं करा सकते, रेडिकल का एडिशन कराना है तो आपको रेडिकल ही चाहिए।
चाहिए। तो अगर ऑर्थो पोजीशन में आप अपने रेडिकल का अप्रोच कराना चाहते हैं तो ऑर्थो पोजीशन में आपको एक रेडिकल चाहिए। तो ऑर्थो पोजीशन में रेडिकल कैसे आएगा, आप ऑर्थो पोजीशन में जो बॉन्ड है उसे ब्रेक करोगे और कैसे करोगे, होमोलाइटिक करोगे ताकि आपको रेडिकल ऑब्टेन हो। तो हमने क्या किया, देखिए हमारे पास ऑर्थो पोजीशन में डबल बॉन्ड है, आप देख सकते हैं ये हमारी ऑर्थो पोजीशन है। तो इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। और ब्रेक भी हम कैसे कर सकते हैं, होमोलाइटिक कर सकते हैं। तो मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा और होमोलाइटिकली तोड़ा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिया और एक इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के पास भेजा। ठीक है, अब देखो होगा क्या, आप देख सकते हैं ये दोनों एडजेसेंट रेडिकल्स हैं, ये दोनों एडजेसेंट रेडिकल है और आपको पता है एडजेसेंट रेडिकल्स के बीच में बॉन्ड बन जाता है बिकॉज दो इलेक्ट्रॉन, रेडिकल मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। तो ये दो इलेक्ट्रॉन अगर एडजेसेंट पोजीशन में है तो वो बॉन्ड बना लेंगे। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन के पास, दोनों के पास रेडिकल है, दोनों एडजेसेंट पोजीशन में है, तो यहाँ पे आपको बॉन्ड मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको क्या स्पीसीज मिलेगी, मैं आपको बना के दिखाऊं तो हमको क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड ओ, यानी कि यहाँ पे हमको क्या है, कीटो टाइप की स्पीसीज मिल जाएगी, डबल बॉन्ड ओ टाइप की स्पीसीज मिल जाएगी। ओके, लेकिन ऑर्थो पोजीशन में हमको एक रेडिकल भी तो ऑब्टेन हुआ। तो अब होगा क्या, ऑर्थो पोजीशन में अगर आपको रेडिकल ऑब्टेन हुआ है तो आप अब क्या करेंगे, इस रेडिकल का एडिशन कराएंगे ऑर्थो पोजीशन में, बिकॉज हमने जो प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है वो ऑर्थो प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहा है। तो हम इस रेडिकल को ले जाएंगे और ऑर्थो पोजीशन में जाके अप्रोच करा देंगे तो आपको ये स्पीसीज मिलेगी। तो देखो मैं इनको इरेज कर दूं तो अब आप देख सकते हैं आपको क्या स्पीसीज मिल रही है, ऑर्थो पोजीशन में आपका COCH3 ग्रुप ऐड हो गया। कैसे हुआ, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, रेडिकल मींस इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक रेडिकल है, रेडिकल मींस इलेक्ट्रॉन। तो दोनों रेडिकल ने कंबाइन किया और दो रेडिकल मिलकर आपको पता है बॉन्ड बनाते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन ने, दोनों रेडिकल ने कंबाइन करके एक बॉन्ड बनाया और इस ऑर्थो पोजीशन में आपका COCH3 ग्रुप आ गया। लेकिन आपको पता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम भी तो होगा, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो हमने उस हाइड्रोजन एटम को शो किया बिकॉज इस हाइड्रोजन एटम की अभी हमको नीड है, वरना हम नहीं शो करते। इतना हुआ, तो ये स्पीसीज हमको बन गई, आसान थी। अब हम क्या करेंगे, देखो हमको क्या है, ऑर्थो पोजीशन में कीटो ग्रुप तो मिल गया, बट हमको क्या है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी तो चाहिए। यानी कि इस पोजीशन में हमको इप्सो पोजीशन में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी चाहिए। तो हमारे पास कीटो है, कीटो को हाइड्रोक्सी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो इसके पास जो हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम को हम इस ऑक्सीजन को दे सकते हैं। कैसे, देखो ये ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है ना, ये अपने डबल बॉन्ड को शिफ्ट करेगा इस पोजीशन में, जिसकी वजह से यहाँ पर को क्या हो जाएगा, ये अगर अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन लेके, तो देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ये चीज कर सकते हैं, हमारे पास जो ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को हम शिफ्ट कर सकते हैं इस पोजीशन में। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन एटम किसके पास चले जाएगा, ऑक्सीजन एटम के पास चले जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑब्टेन हो जाएगा और यहाँ पे हमको डबल बॉन्ड ऑब्टेन हो जाएगा। तो देखो अराइल रिंग आपको ऑब्टेन हो गई, ये आपकी रिंग पूरी की पूरी आपको ऑब्टेन हो गई। तो अब हमको जो स्पीसीज मिली वो क्या मिली, कीटो के बदले हमने इसे कन्वर्ट कर दिया हाइड्रोक्सी ग्रुप में और ऑर्थो पोजीशन में लगा दिया हमारा कीटो ग्रुप। तो हमको जो ऑब्टेन हुआ प्रोडक्ट वो हो गया आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन। तो हमको क्या चाहिए था, ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन चाहिए था। तो देखो ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन हमको ऑब्टेन हो गया। अब ऑर्थो के सिमिलर हमको क्या चाहिए, पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब पैरा के लिए आप क्या करेंगे, जैसे आपने यहाँ से ऑर्थो पोजीशन में अटैक कराया, सिमिलरली पैरा पोजीशन में कराएंगे। तो देखो आपके पास ये स्पीसीज थी, ये वाला रेडिकल था हमारा, तो ये रेडिकल मैंने एज इट इज लिखा, ये दो रेडिकल्स मैंने एज इट इज लिखी, इनको बोलते हैं कंबाइनली सॉल्वेंट केज। तो ये हो गया हमारा सॉल्वेंट केज। ओके, अब आप इनके बीच में एडिशन कराओगे, आपको पैरा प्रोडक्ट चाहिए, तो ये आपकी ऑर्थो पोजीशन, ये आपकी मेटा पोजीशन, और ये आपकी पैरा पोजीशन, यानी कि यहाँ पे आपने अप्रोच कराना है। ठीक है, तो अगर यहाँ आप अप्रोच कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक रेडिकल्स की नीड होगी, एक रेडिकल चाहेंगे यहाँ पे आप। तो रेडिकल यहाँ पे कैसे आएगा, आपको पता है, आपको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। देखो मैं पहले ना इनको इरेज कर लेती हूँ। देखो आपको बॉन्ड अपना जो ग्रुप लगाना है, जो ग्रुप कीटो अप्रोच कराना है, वो कौन सी पोजिशन में कराना है, पैरा पोजिशन में कराना है। तो ये ऑर्थो पोजिशन, मेटा पोजिशन, पैरा पोजिशन, यानी कि यहाँ पे आप इस OCH3 ग्रुप को लगाना चाहते हैं। तो कब लगेगा, बिकॉज OCH3 ग्रुप जो आपका है वो रेडिकल के फॉर्म में, तो आपको इस पैरा पोजीशन में भी क्या चाहिए, रेडिकल। तो अगर आप इस पैरा पोजीशन में रेडिकल चाहते हैं तो ये रेडिकल यहाँ पे कब आएगा, जब आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो हमने क्या किया, इस बॉन्ड को तोड़ा और होमोलाइटिकली तोड़ा, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो अपने अपने कार्बन के ऊपर आ गए। तो एक रेडिकल आपको यहाँ मिला, एक रेडिकल आपको यहाँ मिला। तो देखो मैंने ये बॉन्ड क्लीव किया और यहाँ पे दो रेडिकल्स लगा दी। ठीक है, अब होगा क्या ना, इन दोनों रेडिकल को तोड़ने से आपका काम नहीं चलेगा, आपने क्या करना होगा, इसकी एडजेसेंट पोजीशन यानी कि ऑर्थो
पोजीशन में जो डबल बॉन्ड है इसे भी क्लीव करना होगा, और क्यों करना होगा उसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखिए आप इसको भी अभी क्लीव करेंगे और अगर इसे भी क्लीव करेंगे तो आपको क्या है, कुछ इस टाइप के रेडिकल अगेन ऑब्टेन हो जाएंगे। अब ये रेडिकल आपके ऑब्टेन होंगे तो आपको पता है एडजेसेंट पोजीशन में जो डबल बॉन्ड है वो एडजेसेंट पोजीशन में जो रेडिकल्स हैं वो तो डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो देखो यहाँ भी है रेडिकल, यहाँ भी है रेडिकल, तो इन दोनों रेडिकल की वजह से आपको एक डबल बॉन्ड यहाँ पे मिलेगा, और इसमें भी है रेडिकल, इसमें भी है रेडिकल, तो इन दोनों की वजह से डबल बॉन्ड यहाँ भी मिलेगा। तो देखो ये रेडिकल भी गए और ये रेडिकल भी गए। अब बचा क्या, सिर्फ पैरा पोजीशन में रेडिकल। तो देखो हमने ये बॉन्ड क्यों तोड़ा, क्योंकि अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ती नहीं तो यहाँ पे जो हमारे रेडिकल्स बने थे वो यूटिलाइज नहीं होते। समझ में आया ना। देखो पहले कैसे केस था, पहले आपका केस था कुछ ऐसा, यहाँ पे रेडिकल था, यहाँ पे बॉन्ड था और यहाँ पे ये था, ठीक है, ऐसे कुछ था। तो देखो अगर यहाँ रेडिकल है, यहाँ रेडिकल है, तो आप इनका अप्रोच क्या है, यहाँ और यहाँ भी तो करा सकते थे। देखो यहाँ तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ होगा तो आपको अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वापस से मिल जाएगा। तो देखो ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं था, बट ये वाला केस पॉसिबल था कि आपका ये COCH3 ग्रुप जाके क्या है, इस पोजीशन में जाके अप्रोच करता, ठीक है, मेटा पोजीशन में जाके अप्रोच करता, बट मेटा की तो हमको नीड ही नहीं है। तो मेटा की पोजीशन से रेडिकल हटाने के लिए हमने क्या किया, ऑर्थो वाला बॉन्ड भी तोड़ा। अगर ऑर्थो वाला बॉन्ड टूटा तो दो रेडिकल यहाँ पे मिले, तो हमने क्या किया, एडजेसेंट रेडिकल को कंबाइन करके बॉन्ड बना दिया, एडजेसेंट रेडिकल को कंबाइन करके बॉन्ड बना दिया। तो यहाँ से तो रेडिकल्स एलिमिनेट हो गए, जो आपको रेडिकल बचा वो सिर्फ कौन सी पोजीशन में बचा, पैरा पोजीशन में। तो आपने पैरा पोजीशन में जाके अपने OCH3 ग्रुप को अप्रोच करा दिया, जिसकी वजह से आपको कुछ इस टाइप की स्पीसीज मिली। तो देखो ये ग्रुप जाके यहाँ पे अप्रोच किया तो र रेडिकल मिलके बॉन्ड बनाए, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम आपको पता है प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन एटम को हम शो क्यों कर रहे हैं, आपको पता है हमको यहाँ पे को क्या मिला है, कीटो, बट हमें क्या चाहिए, हाइड्रोक्सी। तो हम क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को सपोज हमने यहाँ शिफ्ट किया, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ इस पोजीशन में, और ये जो हाइड्रोजन एटम है वो चला गया इस कीटो के पास, जिसकी वजह से हमारी रिंग पूरी कंजुगेटेड हो गई। इस डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ कीटो के बदले हमको हाइड्रोक्सी का प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया, तो बस हमको मिल गया पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये दोनों स्पीसीज तो हमने बनानी थी। तो देखो बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म है, बस आपको क्या करना है, इतनी चीज माइंड पर रखनी है कि आपने रेडिकल को मतलब सॉरी फोटोन्स की प्रेजेंस में रिएक्शन करा के रेडिकल्स के फॉर्मेशन किया, जिसे कंबाइनली आप क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट केज, और इस सॉल्वेंट केज के बीच में ही रिएक्शन कराया। और कैसे कराया, एक बार ऑर्थो पोजीशन में एडिशन कराया, एक बार आपने पैरा पोजीशन में एडिशन कराया, बिकॉज आपको ऑर्थो कीटोन एंड पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन की नीड थी। तो हमको क्या है, ये दो टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन हो गए। इतनी चीज क्लियर आई। तो बस ये आपकी मैकेनिज्म यहाँ पे हमने डिस्कस की, ठीक है। नाउ मैकेनिज्म को आगे छोड़ते हुए अब देखो यहाँ पे नोट लिखी है और इसकी एप्लीकेशंस लिखी हैं, तो पहले मैं आपको ये भी डिस्कस कराती हूँ, देन हम आगे बात करेंगे। देखिए अब आपका नोट में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो ना, नोट में जस्ट बेसिक से पॉइंट है, मैं इनको भी आपको डिस्कस करा देती हूँ, सुनिएगा। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द रिएक्शन डजंट नीड एनी कैटलिस्ट। तो हमने ये चीज आपको पहले भी बोली थी कि ये जो फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको कोई भी कैटलिस्ट की नीड नहीं होती। अब क्यों नहीं होती उसको भी बताया गया है। क्यों नहीं होती, इसलिए नहीं होती क्योंकि देखो अगर आप कैटलिस्ट का यूज करते ना, तो आपको यहाँ पर को जो प्रोडक्ट मिलता वो क्या मिलता, फिनॉल मिलता। कैसे मिलता, क्योंकि देखो आपको पता है जब हम ये रिएक्शन करा रहे थे जिसमें हमारा एराइल एस्टर एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, फोटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही थी, तो फोटोन की प्रेजेंस में आके आपके एराइल एस्टर ने दो टाइप के रेडिकल दिए थे, जिसमें से एक था फिनॉक्सी रेडिकल। तो इस फिनॉक्सी रेडिकल में कुछ अलग टाइप के चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं अगर आप रिएक्शन कंडीशन में कैटलिस्ट का यूज करते। तो क्या चेंजेस देखने को मिलते, होता ये कि आपका जो फिनॉक्सी रेडिकल है, इसमें जो ओ रेडिकल है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आके ये किसी नेबरिंग एटम से क्या कर लेता, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता, और हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर को क्या है, अपने साथ बॉन्ड बना लेता, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाता, और एज ए रिजल्ट आपको क्या है, फिनॉल एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलता। तो हमको क्या मिलता, फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन हमको ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन के बदले क्या दे देती, फिनॉल दे देती। लेकिन जब हमने कैटलिस्ट को यूज नहीं किया, तो कैटलिस्ट का यूज नहीं करने की वजह से हमको ये दो रेडिकल्स तो मिले, और इन दोनों रेडिकल को हमने कंबाइनली सॉल्वेंट केज बोला, और इस सॉल्वेंट केज की वजह से क्या हुआ, इनमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुई, और रीअरेंजमेंट रिएक्शन करा के इसने हमारा फाइनल प्रोडक्ट ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन कराया। इस वजह से क्या है, हम लोग कैटलिस्ट का यूज नहीं करते। समझ में आया। तो उसी चीज को यहाँ पर लिखा है, देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द फिनॉल इज ऑलवेज अ साइड प्रोडक्ट विद द व्हिच इज अराइज फ्रॉम द सेम ARO रेडिकल। ARO रेडिकल मतलब वही फिनॉक्सी रेडिकल की बात कर रहा है। ये बोल रहा है अगर आप कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो आपका फिनॉक्सी रेडिकल क्या है, फिनॉल को एज अ साइड प्रोडक्ट बनाता। कैसे बनाता, ये बोल रहा है ARO रेडिकल, यानी कि जो आपका फिनॉक्सी रेडिकल है, ये क्या करता, अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन
हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन करता। हाइड्रोजन का अगर वो एक्सट्रैक्शन कर लेगा तो ARO रेडिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन करके AROH में। AROH यानी कि फिनॉल का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता। लेकिन इफ द सॉल्वेंट इज सच दैट इट डजंट फॉर्म अ केज स्ट्रक्चर, तो ये बोला अगर आपका रिएक्टिव मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप का होता, अगर आपका सॉल्वेंट कुछ इस टाइप का होता, तो यहाँ पे क्या आपको केज स्ट्रक्चर नहीं मिलता। केज स्ट्रक्चर के बदले AROH यानी कि फिनॉल का फॉर्मेशन देखने को मिलता, यानी कि फिनॉल ही एज अ चीफ प्रोडक्ट आपको मिलता, किसके बजाय, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन के बजाय। इस वजह से क्या है, हम लोग यहाँ पे कैटलिस्ट की नीड भी नहीं लेते हैं। इतनी चीज क्लियर आई? तो नोट में जैसे आपने यही चीज पुट करनी है। आगे इसका एक एप्लीकेशन भी लिखी है। एप्लीकेशन मतलब ये जो आपकी फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, इसका आप यूज कहाँ करते हैं, तो एक एप्लीकेशन लिखिए, आप एग्जाम पे इसे लिख सकते हैं। तो ये बोल रहा है एन इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ अ रीअरेंजमेंट इज अ सिंथेसिस ऑफ एड्रेनलिन। तो ये बोल रहा है एड्रेनलिन के सिंथेसिस के लिए हम लोग क्या है, फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन का यूज करते हैं, और ये इसकी क्या बन जाती है, एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन, यानी कि इस रीअरेंजमेंट रिएक्शन का यूज करके हम लोग एड्रेनलिन का सिंथेसिस करा सकते हैं। अब कैसे करा सकते हैं, मैकेनिज्म आपने शो नहीं करनी, जैसे एक रिएक्शन शो कीजिएगा, हो जाएगा। और कैसे करेंगे मैं बताती हूँ। देखो सिमिलरली हमने क्या, जैसे ऊपर लिया था वैसे हमने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया अराइल एस्टर, बट यहाँ पे हमने एक ऑर्थो पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया बस, ठीक है। बाकी चीजें आपकी एज इट इज है। अब हमने क्या किया, इसमें फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन कराई। तो आपको पता है फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन में हमने क्या किया, इस CO बॉन्ड को क्लीव किया, और इसका हमने एडिशन अब कहाँ कराना है, डायरेक्ट पैरा पोजीशन में। ऑर्थो पोजीशन में नहीं कराना, पैरा पोजीशन में हम इसका एडिशन कराएंगे। तो ये ग्रुप अगर पैरा पोजीशन में जाएगा तो ये क्या होगा, CuCH3Cl। बट आपको पता है यहाँ पे ये क्या होगा, इनिशियली कीटो में कन्वर्ट होगा, लेकिन यहाँ का हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करके ये हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे हमने ऊपर किया। पहले ये कीटो में था, इस पोजीशन का हाइड्रोक्सी ऊपर देके हमने क्या कर दिया, इस कीटो को हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने वही चीज किया, पहले हमने इस ग्रुप का एडिशन कराया अपनी पैरा पोजीशन में, पैरा पोजीशन में जो हाइड्रोजन था उसे दिया कीटो को, कीटो से वो क्या बन गया, हाइड्रोक्सी में। तो देखो हमको ये स्पीसीज मिली, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। मतलब हमने इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन करा के कुछ इस टाइप की स्पीसीज ऑब्टेन की। अब इस स्पीसीज में हमने क्या करना है, मिथाइल अमाइन का रिएक्शन कराना है, ठीक है। मिथाइल अमीन के रिएक्शन करा के क्या होगा, देखो हमने मिथाइल अमीन लिया और इसको मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया, CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप को आगे लगाया, अमीन ग्रुप को हमने पीछे लगाया। अब होगा क्या, इसमें जो आपका NH2 में से एक हाइड्रोजन एटम किसके साथ चले जाएगा, क्लोरीन के साथ चले जाएगा, यानी कि HCl के फॉर्म में ये बाहर निकलेगा। और क्या होगा, ये NH और CH3 ग्रुप इससे अप्रोच करेंगे तो COCH3 आपको मिलेगा, उसके साथ NHCH3 भी आपको मिलेगा। तो अब जो आपको ये फाइनल स्पीसीज ऑब्टेन हुई, इसी को बोलते हैं एडेनिलिन। तो हमको क्या कर सकते हैं कि इस एप्लीकेशन की वजह से, इस फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट की हेल्प से हमने क्या किया, एडेनिलिन का सिंथेसिस किया। तो ये हमारी क्या बन जाती है, एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। ओके, तो नाउ ये चीज हमारी यहाँ पे फिनिश हुई। ओके, तो देखिए अब आगे आपको क्या बोल रहा है। तो देखो ना, अभी हमने क्या बोला था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन आपके सिलेबस में दी तो गई है, बट किसके लिए दी गई है, एक बार अराइल एस्टर के लिए, एक एनालाइट्स के लिए दी हुई है। तो देखो अराइल एस्टर के लिए तो हमने पढ़ ली, हमने सारी मैकेनिज्म वगैरह पढ़ ली, एप्लीकेशन एंड ऑल सब पढ़ लिया। अब बात करते हैं एनालाइट्स के लिए हम फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन कैसे बनाएंगे। तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल सी एक चीज बता रही हूँ, उसे माइंड पर रखिएगा, खुद पे खुद सारी चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन फॉर एनालाइट्स, कैसे होगी तो सुनेगा। मैं आपको क्या एक पहले एक लाइन सुना रही हूँ, उसके बाद आप सारी चीजें खुद समझ जाएंगे। तो ये क्या बोल रहा है, इफ वी रिप्लेस, ये द हो गया, इसे वी कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है इफ वी रिप्लेस oxygen atom of a aryl ester by a nitrogen atom and doesn't disturb the basic rearrangement, so it is written as। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है आपने जो अभी तक अराइल एस्टर के लिए फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन बनाई, उस रीअरेंजमेंट रिएक्शन में से आप ऑक्सीजन एटम को रिप्लेस कर दोगे अगर नाइट्रोजन एटम से, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे पहले आपको दिखाया गया। तो देखो पहले जो मैंने रिएक्शन लिखी है, ये अराइल एस्टर के लिए फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन लिखी है। तो आप देख सकते हैं ये आपका अराइल एस्टर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसमें ये आपका अराइल ग्रुप हो गया, ये आपका अस्टर ग्रुप हो गया। इसमें हमने रिएक्शन करा इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन। तो आपको पता है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन हमको मिलना था। तो आप देख सकते हैं पहले हमको मिला है ऑर्थो हाइड्रोक्सी, आप देखो ऑर्थो पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये आपका कीटो ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑर्थो पोजीशन में हो गया। तो हमने बोला ऑर्थो हाइड्रोक्सी और साथ ही साथ बोल दिया कीटोन, ठीक है। तो हमको क्या मिला, ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन, और ये हमको क्या मिला, पैरा हाइड्रोक्सी। आप देख सकते हैं कीटो के रिस्पेक्ट में हाइड्रोक्सी ग्रुप कौन सी पोजीशन में है, पैरा पोजीशन में, तो हमको मिला पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन।
कीटोन। इतनी चीज समझ में आई। तो ये जो रिएक्शन हमने बनाई है ये अराइल एस्टर के लिए बनाई है, लेकिन आपसे ये बोल रहा है कि अराइल एस्टर में ये जो आपका ऑक्सीजन एटम है ना, इसे आप किससे रिप्लेस कर दो, नाइट्रोजन से। तो देखो मैंने क्या किया, इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया नाइट्रोजन से। देखो सारी चीजें एज इट इज है, मैंने इसे नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दिया। तो देखो ना अराइल एस्टर में जो मेरा ऑक्सीजन है इसको अगर मैं नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दूंगी तो अराइल एस्टर मेरा क्या बन जाएगा, एनालाइट बन जाएगा। तो अराइल एस्टर और एनालाइट्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, अराइल एस्टर में जो ऑक्सीजन होता है इसे आपने रिप्लेस करना होता है नाइट्रोजन से। तो अब ये जो स्पीसीज मेरी बनी इसी को बोलते हैं एनालाइट। तो देखो कुछ करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने बस अराइल एस्टर के ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया नाइट्रोजन से, ठीक है। नाउ बाकी चीज आपकी एज इट इज रहेंगी। आपने रिएक्शन कराई, पहले आपको देखो एक और चीज बताती हूँ, अराइल एस्टर के केस में आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एंड पैरा हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पे भी आपको ऑर्थो एंड पैरा वाला प्रोडक्ट तो मिलता है, बट एक साथ ही साथ आपको सिंपल आपकी ये अराइल रिंग में NH2 ग्रुप लगा हुआ मिलता है। तो क्या हुआ देखो, हमने क्या किया, देखो OCH3 ग्रुप आपका एज इट इज पोजीशन में है, ठीक है, एज इट इज है। और इसके ऑर्थो पोजीशन में जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप था, बिकॉज O ये ऑक्सीजन था, हमने ये बॉन्ड क्लीव किया तो यहाँ पे आया OH, ओके। लेकिन यहाँ पे आपका क्या आएगा, OH के बदले NH2 ग्रुप आ जाएगा। तो हमारे पास जैसे OH था, इसके बदले क्या आ गया, NH2, यानी कि आपने इस बॉन्ड को क्लीव किया और इस नाइट्रोजन के साथ क्या लगा दिए, दो हाइड्रोजन लगा दिए तो NH2 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आपका OH था तो अगेन आपको यहाँ पे NH2 मिला। बाकी कीटो की पोजीशन में आपको कीटो ही ऑब्टेन हुआ है, आप देख सकते हैं दोनों साइड, ओके। लेकिन नीचे वाले केस में यानी कि एनालाइट्स के केस में एक एडिशनल प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होता है। तो देखो इनका अगर मैं आपको रेशियो बताऊं तो रेशियो आपका एक होता है 14%, ये होता है आपका 6%, ये होता है 12%। तो ये डिफरेंट परसेंट में क्या होता है, आपके प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। तो बस ये बेसिक डिफरेंस है, समझ में आया ना। हमने क्या करना है, ऑक्सीजन को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर देना है। तो देखो ऑक्सीजन को नाइट्रोजन से रिप्लेस किया तो हमारे पास कैसे है, जहाँ पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा, वैसे यहाँ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगेगा। बट NH2 कोई स्पीसीज नहीं होती है, हमने क्या किया, इसमें दो हाइड्रोजन लगाए तो ये बन गया NH2। तो बाकी चीज आपकी एज इट इज है, बस हमने ऑक्सीजन को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दिया। और एक और डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जब भी आप अराइल एस्टर के लिए फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन कराते हैं तो आप कोई भी सॉल्वेंट का रिक्वायरमेंट नहीं रखते हैं, लेकिन जब भी आप एनालाइट्स के लिए फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन कराते हैं तो एनालाइट के केस में क्या होता है, सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको एडिशनल सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे आपको यानी कि अराइल एस्टर के लिए आपको सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। बस आपने क्या करना है, अराइल एस्टर के लिए पूछ लिया जाए या एनालाइट के लिए पूछ लिया जाए, आपने बस इतना सा करना है। अब देखो आपको अगर अराइल एस्टर की मैकेनिज्म आती है तो आप एनालाइट्स की तो आसानी से कर सकते हैं। तो बस यही चीज आपने यहाँ पे डिस्कस करनी थी, ओके। तो होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे, हमने बस यही चीज डिस्कस करनी थी। मैंने फ्राइज को यहाँ पे इसलिए ऐड किया ताकि आपको जस्ट इतना मालूम पड़ जाए कि फ्राइज एंड फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन सेम है, सब कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब एक चीज है, लेकिन हमारी रिएक्शन कंडीशन वरी कर जाती है, ओके। यानी कि रिएक्शन कंडीशन वरी कर जाती है मींस मैकेनिज्म वरी कर जाती है। तो ये रिएक्शन थी हमारी फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन की, जिसमें हमने अराइल एस्टर एंड एनालाइट को एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बात की और अपने प्रोडक्ट निकाले। तो होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। तो देखो आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा तो लेक्चर को प्लीज लाइक करते हुए जाइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ओके। तो अभी लेक्चर को फिनिश कर लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।